नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हिमालय की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां हर पत्थर एक रहस्य, हर गुफा एक अनकही दास्तान समेटे हुए है। हिमालय जो केवल भारत की आत्मा नहीं बल्कि अनगिनत राज्यों का खजाना भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बर्फीली चोटियों और गहरी गुफाओं में क्या छिपा हो सकता है? कुछ कहते हैं वहां देवताओं के द्वार हैं, कुछ का मानना है प्राचीन सभ्यताएं वहां आज भी सांस लेती हैं, और कुछ तो कहते हैं कि वहां समय भी रुक जाता है। यह कहानी ऐसी ही एक गुफा की है जिसका नाम है कैलाश गुफा। नहीं, यह वह कैलाश नहीं जिसे आप शिव का निवास मानते हैं। यह एक ऐसी गुफा है जिसका जिक्र न नक्शों में मिलता है न इतिहास की किताबों में। यह गुफा केवल फुसफुसाहटों में जिंदा है, उन कहानियों में जो स्थानीय गांव वाले रात के अंधेरे में आग के इर्द गिर्द बैठकर सुनाते हैं। लेकिन सावधान, यह कहानी सुनने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि हर कदम पर एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपके दिमाग को चक्कर घिन्नी बना देगा। तो तैयार हैं? चलिए हिमालय की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा पुरातत्वविद अर्णव मेहरा से, जो हिमालय की गुफाओं में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोजने का जुनून रखता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 28 वर्षीय अर्णव ने अपनी पीएचडी पूरी की थी और अब अपनी रिसर्च के लिए हिमालय की गुफाओं की खोज में निकला था। उसका मकसद था प्राचीन सभ्यताओं के छिपे हुए चिन्हों को ढूंढना, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव पहुंचते ही अर्णव को एक स्थानीय सराय में रात गुजारनी पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात हुई तेंजिन दोरजे से, एक बूढ़े लामा जो कभी तिब्बती मठ का संरक्षक रह चुका था। तेंजिन की आंखों में अनुभव और रहस्य की चमक थी। रात को अलाव के पास बैठकर तेंजिन ने धीरे से पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो बेटा? गुफाएं, प्राचीन सभ्यता के चिन्ह। अर्णव ने उत्सुकता से जवाब दिया। तेंजिन कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी थैली से एक चमड़े का पुराना नक्शा निकाला। वो कांपते हाथों से अर्णव को देता हुआ बोला, ये गुफा कैलाश गुफा, लेकिन ध्यान रखना ये कोई साधारण जगह नहीं। ये वह द्वार है जहां समय और सत्य एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। वहां जो गया है वो लौटकर नहीं आया। अर्णव ने नक्शे को गौर से देखा। उस पर हिमालय की श्रृंखलाएं बनी थीं और एक खास बिंदु पर लाल रंग से लिखा था, कैलाश गुफा, वहां प्रवेश करने वाला लौटता नहीं। अर्णव को डर और रोमांच एक साथ महसूस हुआ। अर्णव अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन नींद जैसे किसी ने छीन ली थी। अलमारी के पास उसे एक परछाई दिखी, धुंधली, ठंडी, जैसे हवा में बर्फ घुली हो। वह परछाई नक्शे की ओर बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। अर्णव हड़बड़ाकर उठा। कमरा शांत था, लेकिन नक्शा गायब था। सुबह की ठंडी धूप चमोली के गांव पर उतर रही थी, लेकिन अर्णव के चेहरे पर चिंता की परछाइयां थीं। रात को अचानक जागने और नक्शे के गायब हो जाने के बाद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने सपना देखा था या वह अजीब छाया असल में थी। वह तेजी से बाहर निकला और सीधे लामा तेंजिन के घर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लटका मिला। आसपास पूछने पर पता चला कि लामा सुबह सुबह ही गांव छोड़ चुके हैं। कहां गए किसी को नहीं पता। यह नक्शा ऐसे नहीं जा सकता, अर्णव बड़बड़ाया। वह गांव के हर कोने में घूमता रहा, दुकानों, मंदिर और यहां तक कि नदी किनारे तक गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक चाय की दुकान के पास खड़ी एक युवती ने उसे टोकते हुए कहा, आप वही हैं ना जो नक्शा खोज रहे हैं? अर्णव चौंका। लड़की की आंखों में गहराई थी, भूरी, लेकिन जैसे भीतर कोई छिपा हुआ तूफान हो। हाँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम माया है, उसने मुस्कुराकर कहा, और मैं जानती हूं तुम्हारा नक्शा कहाँ है। वह धीरे से अपनी जैकेट की जेब से वही चमड़े का पुराना नक्शा निकालती है। अर्णव तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले मेरी बात सुनो, मैं यह नक्शा तभी दूंगी जब तुम मेरे साथ गुफा तक चलोगे। क्या? अर्णव को यकीन नहीं हुआ। तुम इसे कहां से लाई? वहीं से जहां इसे भेजा गया था, माया ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। यह नक्शा किसी संयोग से तुम्हारे पास नहीं आया अर्णव। कैलाश गुफा तुम्हें बुला रही है और मैं वहां पहले भी जा चुकी हूं, लेकिन अधूरी लौटी। अब तुम मेरे बिना वहां नहीं पहुंच सकते। अर्णव को समझ नहीं आ रहा था कि माया पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। 3 दिन बाद अर्णव, माया और 2 और लोग, रघु एक स्थानीय पर्वतीय गाइड और सान्या एक उत्साही फोटोग्राफर, एक ट्रैकिंग टीम बनाकर कैलाश गुफा की ओर निकलते हैं। यात्रा कठिन थी,
बर्फीली चट्टानें, फिसलन भरे रास्ते और पहाड़ी हवाएं जो हर कदम पर चुनौती देती थीं। ये जगह तो मैप में भी नहीं है, सान्या ने बर्फीली ढलान से नीचे देखते हुए कहा। इसलिए ही तो यह रहस्य है, माया बर्फ पर चलते हुए बोली। अर्णव, जो अब तक माया को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे धीरे से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम पहले भी वहां जा चुकी हो, क्या मतलब? माया चुप रही, कुछ देर बाद बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो, लेकिन हाँ, मैं वहां गई थी कई साल पहले। लेकिन मैं अकेली थी और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बदल दिया। मैं जानती हूं कि वहां सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी छिपा है। अर्णव कुछ कहने ही वाला था कि तभी बर्फ पर कुछ धातु जैसी टकराने की आवाज आई। टन टन। पूरी टीम चौंक गई। क्या यह कोई घंटी थी? रघु ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, कोई धातु गिरी है, अर्णव ने कहा, और चारों लोग सावधानी से उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। बर्फ में एक चीज आधी दबी हुई थी, एक प्राचीन त्रिशूल। उसके किनारों पर सूखे खून के धब्बे थे। त्रिशूल की बनावट वैसी नहीं थी जैसी आजकल होती है, बल्कि यह किसी अज्ञात सभ्यता का प्रतीत होता था। यह क्या है? सान्या ने कैमरा निकालते हुए पूछा। यह उस गुफा की रक्षा का प्रतीक हो सकता है, माया ने गहराई से देखते हुए कहा, या शायद चेतावनी। यहां कुछ है जो हमें देख रहा है, रघु फुसफुसाया। अर्णव ने नक्शा देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। हम बहुत करीब हैं, गुफा बस एक दिन की दूरी पर है, लेकिन आज रात हमें यहीं रुकना होगा। रात का समय, बर्फ के बीच तंबू लग गए थे। आग जल रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और बेचैनी थी। माया दूर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या तुम डर रही हो? अर्णव ने आकर पूछा। डर? माया मुस्कुराई। मैं डर से परे जा चुकी हूं अर्णव, लेकिन हां, जो आने वाला है वो किसी की भी नींद उड़ा देगा। उस रात दूर पहाड़ों से फिर वही आवाज आई, टन टन